नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार अब बेहद और ज्यादा लंबा है, वो हो चला है। कई दिनों से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि नामों पर अंतिम मुहर है, वो कभी भी लग सकती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस की फाइनल लिस्ट आने में 2 से 3 दिन का इंतजार है, वो और करना पड़ सकता है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से हालांकि ये कहा जा रहा है कि 3 सीटों पर फिलहाल है वो सहमति बन गई है, जिसमें आपका रोहतक, सिरसा और अंबाला सीटों पर सहमति बन गई है। रोहतक सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का ऐलान है वो किया जाएगा। वहीं अगर सिरसा सीट की बात की जाए तो कुमारी शैलजा हैं, और अगर अंबाला सीट की बात की जाए तो वरुण मुलाना, फूलचंद मुलाना के जो बेटे हैं, इन 3 नामों पर सहमति बन गई है। और 3 सीटों को लेकर जो एसकेएम गुट है और जो हुड्डा गुट है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी आपस में तनातनी है वो बनी हुई है। उन 3 सीटों को लेकर भी सारी चीज़ें राठी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। और एक बात और है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब एसकेएम गुट के आगे कहीं ना कहीं आला कमान के सामने थोड़े से दबाव में है, और दबाव का एक कारण है जो बताया जा रहा है। आप जानते होंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा का चुनाव है वो पिछली बार हार गए थे। उसके बाद राज्यसभा के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा से नॉमिनेट किया गया था और वो चुनकर राज्यसभा में गए थे। उस वक्त अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कुमारी शैलजा भी अपना दावा ठोक रही हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला है वो अपना दावा ठोक रहे हैं। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने के लिए वो मना कर चुके हैं। एसकेएम गुट ने आला कमान के सामने अपनी ये बातें रखी। आला कमान के सामने बातें रखते हुए एसकेएम गुट ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि राज्यसभा की सीट खाली करके हमें लोकसभा की सीट है वो क्यों चाहिए है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इतने ही मजबूत हैं तो राज्यसभा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही रहनी चाहिए, और लोकसभा का चुनाव है या तो हुड्डा साहब लड़ लें या अन्य कोई प्रत्याशी है उसे लड़वा दिया जाए, तो राज्यसभा की सीट भी हमारे पास रहेगी, लोकसभा की सीट भी हमारे पास रहेगी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपर हैंड वो एसकेएम गुट का है वो दिखाई देता है। राठी साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं। राठी साहब, पिछली बार जब राज्यसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा जा रहा था, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कतार में थे, कुमारी शैलजा भी कतार में थी, तो एक बात तो उस वक्त भी कही गई थी कि क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलती हो सकती है, और उसका एहसास अब कहीं ना कहीं मिल रहा है, क्योंकि खासतौर से कुमारी शैलजा आलाकमान को ये बात समझाने में कामयाब हो पा रही हैं, जिससे हुड्डा साहब दबाव में वो आ जाते हैं कि राज्यसभा की सीट छोड़कर अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक से लड़ाया जाता है तो हम राज्यसभा है उसको लूज कर देंगे, और अगर हुड्डा साहब इतने ही मजबूत हैं तो रोहतक लोकसभा से या तो भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ लें या किसी को भी है चुनाव लड़ा लें तो राज्यसभा और लोकसभा हमारे पास आ जाएगी। कहा जा रहा है इस बात को लेकर दबाव में है। 3 सीटों पर है वो नाम फाइनल हो चला है। रोहतक पर नाम फाइनल हो चुका है, आप जानते होंगे सिरसा पर लगभग फाइनल है, और अंबाला पर। इन 3 सीटों को लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे, इन 3 सीटों पर कांग्रेस कितनी मजबूत है? 3 सीटों पर कांग्रेस की एक तो रोहतक से मजबूत है कि दीपेंद्र हुड्डा जी का डिक्लेयर होना बाकी है। सारी चीज़ें जो होती हैं पार्टी के मीटिंग के अंदर वो नाम उनका फाइनल हो चुका है, मोहर लग चुकी है, खाली घोषणा होना बाकी है। लेकिन सिरसा के ऊपर मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि नाम तो कुमारी शैलजा का फाइनल है, लेकिन कुमारी शैलजा भी एक प्रेशर क्रिएट हाईकमान के ऊपर कर रही हैं। जैसा आपने चर्चा किया कि भाई रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा जी को लड़ाया जा सकता है, राज्यसभा की सीट भी हमारे पास रहेगी, पार्लियामेंट की भी रहेगी, और वो अपने चहेतों को कहीं न कहीं से 1-2 टिकट और दिलाना चाहती हैं। वो भी अपना एक प्रेशर क्रिएट करेंगी। टिकट की में उनके में कोई झगड़ा नहीं है सिरसा से लड़ने के लिए, लेकिन वो इस प्रकार का दबाव जरूर बना सकती हैं कि अगर मेरे कहने से फला टिकट मेरे आदमियों को नहीं मिलती है तो मैं भी नहीं लड़ूंगी, और वो दबाव कांग्रेस हाईकमान के ऊपर एक बहुत बड़ा भारी दबाव होगा। और आज से नहीं है, ये कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार की है सेंटर की राजनीति की कि हरियाणा के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से लेकर के आज तक ये गुटों में जरूर बटी रही है। जब कभी चौधरी बंशीलाल जी होते थे तो पैरेलल गुट भजन लाल जी का था, बंशीलाल जी अलग हो गए तो पैरेलल गुट वीरेंद्र डूमरखा वर्सेस भजन लाल जी का रहा। जो ही वीरेंद्र डूमरखा जी थोड़े से डाउन हुए पॉलिटिकल रूप से तो भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस भजन लाल जी आ गए। भजन लाल जी जब अलग पार्टी बना के निकल गए तो कुमारी शैलजा जी, करण चौधरी जी, जिसको हम SR के गुट आज कहते हैं, तो ये दबाव बड़ा प्रेशर क्रिएट किए हुए है। अगर हाईकमान के अंदर भी कोई आदमी सेट करना होता है ना, अगर एक गुट के नेता को
अगर राष्ट्रीय पद मिलता है कांग्रेस पार्टी के अंदर तो दूसरे गुट के आदमी को भी सेट करना पड़ता है कि एक विरोधी खेमे से भी लिया जाए, वो भी ताकतवर धड़ा वो मान करके हाईकमान चल रही है। तो ये समस्या सबसे बड़ी है। जैसे कुमारी शैलजा भजन लाल के छोटे बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को चाहती हैं कि हिसार से टिकट उनको मिले, वो उनके गुट के आदमी हैं, लेकिन वहाँ सुनने में आ रहा है कि चौथी टिकट भी तकरीबन हिसार की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी जी ने पर्सनल अपना इंटरफेयर करके कहा है कि ब्रजेंद्र सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो हाईकमान के सामने वैसे तो बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन कुमारी शैलजा चाहती है वहाँ से कि चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव लड़े। फिर बात मौलाना जी की आप ले लीजिए, अम्बाड़ा की। अम्बाड़ा से 2 बार सांसद कुमारी शैलजा रही हैं, चुनाव हारी भी हैं, जीती भी हैं। तो अपनी एक पकड़ सिरसा के ऊपर भी उनकी है, अम्बाड़ा के ऊपर भी है। वो ये चाहते हैं कि अम्बाड़ा से भी मेरी पसंद का प्रत्याशी हो, और ये गलत नहीं है। जिस बेल्ट में जो आदमी बतौर लीडर रह चुका है वो मानेगा कि मेरी राय से यहाँ प्रत्याशी आए, हर आदमी ये चाहता है। तो उनका एक प्रेशर वहाँ पर भी है कि मेरी पसंद का उम्मीदवार वहाँ मिले। और वरुण मौलाना जी जो फूलचंद मौलाना जी के बेटे हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा जी के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब वो थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वफादारों में उनकी गिनती होती थी। और कुमारी शैलजा के साथ के बगैर अम्बाड़ा सीट नहीं निकल सकती किसी भी सूरत में, क्योंकि 4 चुनाव वो वहाँ से लड़ चुकी हैं, जीती भी हैं, हारी भी हैं। एक अपना रसूख उनका है, पर्सनल वोट बैंक है। ठीक, आज भूपेंद्र हुड्डा जी के जो पुराने साथी वहाँ से चले गए थे दूसरी पार्टी में, उन्होंने आज कांग्रेस में घर वापसी कर ली है, वो तन मन धन से साथ देंगे। लेकिन कुमारी शैलजा का साथ अम्बाड़ा सीट निकालने के लिए कांग्रेस को हर हालत में चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वो सीट खतरे में मैं मानता हूँ। बाकी 3 सीटों का अगर जिक्र किया जाए राठी साहब, तो सबसे हॉट सीट जिसका जिक्र चल रहा है वो आ जाती है करनाल लोकसभा, जहां से वीरेंद्र मराठा हैं। उनका नाम भी काफ़ी आगे चल रहा था। और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पे हुड्डा साहब चाहते हैं कि राव दान सिंह लड़े, और जबकि किरण चौधरी चाहती हैं कि श्रुति चौधरी लगे। सबसे पहले करनाल लोकसभा सीट पर आते हैं। करनाल लोकसभा सीट पर चक्रवर्ती शर्मा का नाम चाहते हैं शायद हुड्डा साहब, और वीरेंद्र मराठा का नाम है। इन 2 नामों में से चर्चा हो रही है। तो आप क्या मानते हैं कि वीरेंद्र मराठा कितने मजबूत होंगे, और हुड्डा साहब आखिरकार क्यों नहीं चाहते कि वीरेंद्र मराठा मनोहर लाल खट्टर के सामने आए? क्या ऐसा कुछ होगा उनके मन में? देखो, करनाल की जो लोकसभा की बात है उसमें वीरेंद्र मराठा एक सशक्त आदमी है, पर्सनल वोट बैंक भी है, जुझारू और लड़ाकू नेता रहे हैं, काफ़ी संघर्षशील नेता हैं। और शरद पवार जी ने तो उनको यहाँ तक कह दिया कि आप जाके नॉमिनेशन भरना, मैं आपका नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए आऊँगा। लेकिन उनका पहला प्रयास ये है कि मैं इंडिया गठबंधन से आऊँ बतौर प्रत्याशी, भले ही एनसीपी का निशान हो। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी, एक तो वहाँ कुलदीप शर्मा जी के बेटे हैं चाणक्य जी, कहीं न कहीं उनका नाम आगे कर देते हैं। चर्चा जैसा आपने बताया कि चक्रवर्ती शर्मा का भी नाम वहाँ उन्होंने चला रखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक कमजोरी हमेशा रही है, ये टिकट को पाना ही ये मान लेते हैं कि टिकट मिल गई, चाहे जीत हो चाहे हार हो, टिकट को ही ये विजय मान करके चलते हैं। लेकिन अब आंधी नहीं है पार्टी की। जिस प्रकार से पार्टी की हवा होती है, तो हवा वाली पार्टी में तो वोट बैंक अपने आप आ जाता है पार्टी का। आप निशान ले आओ बड़ी पार्टी का, हवा वाली पार्टी का। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो एक फोकस करना चाहिए कि 10-0 से पिछली बार हमारे थे, कि अब की बार 4 सीट, 5 सीट, 3 सीट कांग्रेस या गठबंधन हरियाणा से निकाले, ताकि एक रास्ता भी आगे विधानसभा चुनाव का भी खुले। और उसमें वीरेंद्र मराठा सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। ये भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जाने कि वो किस कारण से ये नहीं चाह रहे कि मराठा जी आए। हालांकि वीरेंद्र मराठा जी भूपेंद्र हुड्डा गुट में पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। जब उनको टिकट नहीं मिली थी एमएलए की, उस टाइम उन्होंने छोड़ करके भाजपा प्रत्याशी का साथ दिया था। अंदर खाते राठ साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को थोड़ा सा अगर सेफ पैसेज, एक आसान रास्ता दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर हैं, वो भी सॉफ्ट कॉर्नर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पे रखेंगे, पंजाबी वोट बैंक में मनोहर लाल खट्टर भी कुछ रखेंगे। और राजनीति में देखिए, पुख्ता तौर पर तो कोई भी राजनेता इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है जब बड़े चेहरे आमने सामने होते हैं तो टेबल के नीचे कुछ ना कुछ समझौता तो होता है। क्या हुड्डा साहब इसलिए नहीं चाहते कि वीरेंद्र मराठा आए? राजनीति संभावनाओं का खेल है और फिक्सिंग का खेल है। इसमें बड़े जो नेता होते हैं वो सेटिंगबाजी अपनी कर लेते हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बात ना हो, ये हो भी सकती है जी। क्योंकि वीरेंद्र मराठा एक मजबूत आदमी है। मनोहर लाल खट्टर जी की भी प्रतिष्ठा आज दाव पे है करनाल लोकसभा से। वहीं से वो एमएलए भी रहे, 10 साल 9.5 साल के चीफ मिनिस्टर रहे,
और आज पार्लियामेंट के चुनाव के लिए मैदान में हैं। अगर कहीं कहीं मनोहर लाल खट्टर जी की आज करनाल में हार हो जाती है तो सबसे बड़ा सेटबैक ये भाजपा के लिए हो सकता है। तो वो भी चाहेंगे कि इस प्रकार का ठप्पा हार का तुम्हारे ऊपर ना लगे, और फिर से जो ये जैसे 400 पार का नारा दे रहे हैं कि इस प्रकार की हवाबाजी के नारे दिए इसलिए जाते हैं कि एक हवा पार्टी का बूम जनता के अंदर बना रहे, और ये फिक्सिंग कई दलों की आपस में होती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि कौन प्रत्याशी किसके साथ किसके पक्ष में कर रहा था, और राजनीति में तो रैलियों में भी जो नेता जाते हैं उनके शब्द बाणों से भी लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। एक ज़माने में कभी जो है भजन लाल जी भिवानी के अंदर गए थे, उन्होंने 2-3 बार अपना चश्मा लगा लिया, उतार लिया, तो उससे ही लोग ये कहने लग गए थे कि भजन लाल जी ने इशारा कर दिया कि अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई चश्मे की तरफ 3 बार चश्मा उतारा। अपने अपने अंदाजे भी लोग लगाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया पे जो खबरें तैर रही हैं उसमें करनाल की सीट के लिए मनोहर लाल जी कहीं न कहीं इस प्रकार की बातचीत कर सकते हैं। लेकिन राजनीति है, इसमें हर प्रकार से ये बातचीत चलती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं। किरण चौधरी का चुनाव भी आपने पीछे का देखा होगा, खुद विधानसभा के अंदर और बाहर भी लोगों ने ये नारे आवाज़ उठाई थी कि किस प्रकार से सेटिंगबाजी करके ये चुनाव जीत करके आई थी, दूसरी पार्टी को मदद लेकर को सेव पैसेज दिया गया। हाँ, इस प्रकार से ये बातें चलती हैं। लेकिन जनता जागरूक तो आज पहले से ज़्यादा जरूर है, वो समझ भी जाती है कि ये मैच इस प्रकार से कहीं न कहीं सेटिंगबाजी हो गई। जैसे हम जेजेपी और इनेलो की प्रत्याशियों की बात करते हैं रोहतक के अंदर, अगर मजबूत प्रत्याशी आएंगे तो सीधी सी बात है कि वो दीपेंद्र हुड्डा को नुकसान करेंगे। अगर कमज़ोर प्रत्याशी उन पार्टियों से आ गए तो दीपेंद्र हुड्डा थोड़े से उसमें रहेंगे, अपर जोन में रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा वोट वो नहीं काट पाएंगे। तो ये गुणा भाग हर पार्टी लगाती है, और बीजेपी के लिए भी एक बड़ा चुनाव है और कांग्रेस के लिए उससे भी बड़ा चुनाव है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो फोकस ही एक होना चाहिए, अगर इंडिया गठबंधन बनाया है तो जीतने वाले प्रत्याशी को वहाँ पे प्रत्याशी बनाया जाए जो जीत सकता है। चाणक्य पंडित जी तो अभी तक जो है वो कोई भी चुनाव लड़े नहीं हैं, हालांकि उनके पिताजी और दादाजी बड़े राजनीतिक पदों के ऊपर रहे हैं, फैमिली उनकी राजनीतिक है, बड़ा परिवार है। भविष्य के चुनाव में विधानसभा का लड़वा लो, अगर लोकसभा के लिए आप एक नौजवान को लेकर के आते हो तो उससे ज़्यादा वोट बैंक सार्वजनिक रूप से वीरेंद्र मराठा जी का है। मतलब अगर चाणक्य और वीरेंद्र मराठा जी में तुलना करें तो चाणक्य शर्मा को लाना सेफ पैसेज मानेंगे आप? चाणक्य शर्मा मैं ये कहता हूँ नंबर 3 पे जाएंगे, सेफ पैसेज माने ना फिर। और इसी तरह डॉक्टर साहब भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात करें, हुड्डा साहब चाहते हैं राव दान सिंह को आगे किया जाए। किरण चौधरी इस बात पे पूरा जो SKR गुट है वो चाहता है कि किरण चौधरी हैं वो श्रुति चौधरी उनके नाम पे अड़ी हुई हैं। भिवानी में जो एक रैली हुई थी उसमें भी राव दान सिंह का चेहरा एक तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था और काफ़ी वेटेज दिया गया था। तो भिवानी से क्या मानते हैं आप, क्या श्रुति चौधरी टक्कर दे पाएंगी या राव दान सिंह को मजबूत मानते हैं? देखो वहाँ दोनों बातें हैं। महेंद्रगढ़ जिला भिवानी के साथ लगता है, उसमें एक तो स्थिति फंसी हुई है गुड़गांवा से जी। गुड़गांवा में नाम चला रखा कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर जी का जी। तो हुड्डा साहब एक बात कह रहे हैं कि भाई गुड़गांवा की सीट और भिवानी महेंद्रगढ़ की पार्लियामेंट की सीट, ये जो जातिगत फैक्टर हर पार्टी करती है, कहने को वो नाम नहीं लेती है कि 4 की 4 महेंद्रगढ़ जिले की जो विधानसभा सीटें लगती हैं उस इलाके से MLA बन करके आए हैं महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह जी। वो कह रहे हैं कि अगर भिवानी की भी श्रुति चौधरी को टिकट दे दी और यहाँ गुड़गांवा वाली राज बब्बर जी को दे दी तो एक बड़ा हिस्सा जो हरियाणा के अंदर लगता है, दक्षिण हरियाणा में जिसको बोलते हैं, कि वो पूरा का पूरा दक्षिण हरियाणा का वोटर जो है वो कहीं कांग्रेस से नाराज ना हो जाए कि एक टिकट तो वहाँ देनी पड़ेगी, और उनकी टिकट बनती भी है। और सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ गुड़गांवा की ही बनती है, क्योंकि राज बब्बर जी कभी फील्ड में नहीं आए। ठीक है, फिल्म अभिनेता हैं, अच्छा काम उन्होंने किया, पूर्व में सांसद भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़े हैं, राज्यसभा के भी रहे हैं। तो ऐसे आदमी से बच करके जो धरातल से जुड़ा हुआ नेता है, अगर कैप्टन अजय यादव हैं या कोई और हैं तो उनको गुड़गांवा से आजमाया जा सकता है। लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर अगर दावा किसी का मजबूती से बनता है तो वो श्रुति चौधरी का बनता है। सांसद भी रही हैं, पीछे चुनाव हारी भी हैं दोनों चुनाव, एक मौका दे करके। और देखो चौधरी बंसीलाल को तो पूरा हरियाणा अपना नेता मानता था, उनके नाम पर विकास पुरुष उनको कहा जाता था। तो उसके परिवार की अगर उनकी पोती वहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो भिवानी क्षेत्र जिले के लोगों का साथ भी मिलेगा। और कहीं न कहीं चौधरी बंसीलाल के फॉलोवर महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं।
और दूसरी तरफ से जेजेपी के प्रत्याशी जो वहाँ डिक्लेयर किए गए हैं, राव बहादुर सिंह जी, कहीं न कहीं वो वोट काटेंगे। बीजेपी के धर्मवीर सिंह की ज़्यादा उस बेल्ट के अंदर वोट काटेंगे। सरुति चौधरी अच्छी प्रत्याशी कांग्रेस की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से हो सकती हैं। रावदान सिंह को मौका देना या कैप्टन अजय यादव जी को मौका देना है तो कांग्रेस ने गुड़गांव से मौका देना चाहिए। एक इसी के साथ साथ राठी साहब, कुरुक्षेत्र सीट का भी काफी है जिक्र कर रहा है, चल रहा है। अभय सिंह चौटाला ने तो अपना पासा है फेंक दिया, एक तरफ से इशारा है वो दे दिया है। तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र सीट गठबंधन की जो पहले मामला चला था सुशील गुप्ता जी का, अब फंस गए लगता है जब से नवीन जिंदल को आगे किया है। और अभय चौटाला तो भुना रहे हैं इस मुद्दे को। धीरे धीरे जो चुनाव का ध्रुवीकरण वहाँ होता जा रहा है जी, और जो चीज़ निकल करके आ रही है उसमें मैं एक बात मान करके चलता हूँ। पहले जब चुनाव की घोषणा हुई तो सुशील गुप्ता जी को अपराज थोड़ा सा मिला था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया। उस आधार पे हर प्रकार से वो मजबूत आदमी हैं, राज्यसभा में रहे भी हैं और हरियाणा के मूल तो वो रहने वाले हैं। फिर ओम प्रकाश जिंदल जी के बेटे को वहाँ पे ज्वाइन कराया गया, आनंद फानन में टिकट की घोषणा कर दी गई। लेकिन अभय चौटाला जी वहाँ एकदम मैदान में जैसे आए। तो अब जो चुनाव का रुख है वो कहीं न कहीं अब है को हम बिल्कुल कमज़ोर प्रत्याशी वहाँ नहीं मान सकते, एक मजबूत दावेदारी के रूप में वो आ रहे हैं। और चुनाव इस प्रकार का बनता जा रहा है कि लोगों के अंदर ये विचार लोग करने लग गए हैं कि क्यों ना अभय ही ठीक रहे, क्योंकि दोनों वैसे तो बड़े बिजनेसमैन हैं, अपने सुशील गुप्ता जी भी, नवीन जिंदल जी भी, दोनों सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहे हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला जी थोड़े से मुंह फट आदमी हैं, जो उनको कहनी होती है वो डंके की चोट पे कहते हैं। पीछे झज्जर में आए थे तो उन्होंने उनके पार्टी कार्यालय के अंदर कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर भी बड़ा छाती ठोक करके कोई बात कही थी और उसी बात को वो कहीं न कहीं वहाँ भी कैश करना चाहते हैं। पीछे जो भी संघर्ष किसी भी प्रकार का हुआ, चाहे किसान आंदोलन को आप उठा करके देख लो या कोई युवाओं खिलाड़ियों का आंदोलन देख लो, तो अभय सिंह चौटाला ने हर आंदोलन में बढ़ चढ़ करके किसानों का भी साथ दिया और खिलाड़ियों का भी साथ दिया। और वो चीज़ कहीं न कहीं लोग सोच रहे हैं उनके बारे में, कॉर्नर है उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। तो त्रिकोणीय मुकाबला में कुरुक्षेत्र का मान करके चल रहा हूँ। और परिणाम जो जो चुनाव की तारीख पोलिंग की नज़दीक आएगी 25 मई की, तो हो सकता है कि आपको बराबर में अभय सिंह चौटाला दोनों प्रत्याशियों के पैरेलल वहाँ पे खड़े मिले। लगातार नुकसान हो रहा है क्या, जो कांग्रेस लगातार डिले कर रही है अपनी टिकटों की घोषणा, नुकसान मानते हैं, नुकसान हो रहा है? देखो, रोहतक में तो इस चीज़ का नुकसान नहीं है, क्योंकि रोहतक में तो एक तरह से पहले दिन से ही लोगों का मन है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी टिकट लेकर के आएंगे और जीतेंगे भी जी, और जीतेंगे भी जी। मेरा अपने आकलन के अनुसार आज वो सेफ जोन में है। ठीक है, कल हालात, अभी टाइम 1.5 महीना बचा है और एक रैली या एक सेंटेंस चुनाव को ऊपर भी उठा सकता है, उसको डाउन भी कर सकता है। विवादों से कांग्रेस के नेताओं को बचना पड़ेगा। जैसे पीछे जिस प्रकार का विरोध अरविंद शर्मा जी का गांव के अंदर हुआ, सभी ने सोशल मीडिया ने उसको कंडम किया है। और एक समय ऐसा भी आया कि कांग्रेस के बड़े नेता आनंद सिंह दांगे और दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी एक अपील करनी पड़ी। कल भी अपील की थी, कल भी की। ये अच्छी एक पहल मैं इसको मानता हूँ कि प्रजातंत्र है, सबको बोलने का अधिकार, अपना प्रचार करने का अधिकार है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो जनता को एक अच्छा संदेश देती हैं, दोनों पार्टियों को इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। ये ठीक है, 5 साल एक मैच होता है, फ्रेंडली मैच है, जनता जिसको जिताएगी वो जीत जाएगा, जिसको हराएगी वो हार जाएगा। और चुनाव में कोई अजय रहा नहीं, तकरीबन हर बड़े नेता चुनाव ज़्यादातर जीते हैं, तो 1-2 चुनाव अपने जीवन में हारे भी हैं और हार भी कुछ न कुछ सिखाती है। तो आज के हालात रोहतक की तो ये है। लेकिन बाहर की जो सीटें, जैसे हम हिसार की चर्चा कर रहे हैं, या भिवानी महेंद्रगढ़ की है, या गुड़गांव की है, सोनीपत की है, या अम्बाड़ा की है, या फरीदाबाद है, या आपकी करनाल की है, इन चीज़ों के जो असमंजस की स्थिति बनी है, वोटर भी असमंजस में है। जो चीज साथ पार्टी को वोट देना चाहता है वो भी ये चर्चाएं करता है कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट क्यों नहीं आ रही। कहने को तो वो कह देंगे इनेलो की भी नहीं आई, जेजेपी की नहीं आई, लेकिन वो तो आज 1-2 सीट के ऊपर भी फाइट में है। बाकी पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर अगर सीधी सी फाइट है तो वो कांग्रेस वर्सेज बीजेपी है और कांग्रेस को टिकट डिक्लेयर करनी चाहिए। 5वीं 6ठी बार हम इस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपने वीडियो के अंदर कि टिकटें डिक्लेयर क्यों नहीं हो रही। और ये परसंचन भी लगा हुआ है, कभी रात को मीटिंग बुलाते हैं, कभी दिन में बताते हैं, कभी एक कैंडिडेट का नाम मांगते हैं, फिर भी 2-2 नाम भेज दिए जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी मारामारी है नहीं, जिसको देनी है दे दो। इस चीज़ का टिकटों के मामले में और प्रचार के मामले में तो आज रोहतक पार्लियामेंट को छोड़ करके और कुरुक्षेत्र को छोड़ करके भाजपा आगे है। राठी साहब, क्या दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजना
उस वक्त मिस्टेक मानते हैं आप चौधरी भूपेंद्र सिंह? जनता ने उसी दिन से एक बात कहनी शुरू कर दी थी कि ये हुड्डा साहब ने बड़ी गलती कर दी। चुनाव हार गए थे, कोई बात नहीं है, जनता के बीच में रहो, संघर्ष करो, 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा। लेकिन राज्यसभा का ज्यों ही चुनाव आया और दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा के मार्फत देश की पार्लियामेंट के अंदर चले गए। जहाँ तक दूसरा गुट जो आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी इस बात को उठा रहे हैं कि हमारी राज्यसभा की सीट चली जाएगी, ये चीज़ कल उनके ऊपर भी 6 महीने बाद लागू होगी। वो भी आज राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर बन करके आए, यहाँ भी चुनाव आएगा। तो सीधी सी बात है जब विधानसभा का चुनाव आएगा वो अपने या तो बेटे की तैयारी कर रहे होंगे, अगर एज हो गई होगी तो मेरा बेटा वहाँ से लड़ेगा कैथल से, अगर वो नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला लड़ेगा, और फिर उसको भी तो राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी अगर वो एमएलए बन गए, यहाँ सरकार बनती है तो। ये तो उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट है। लेकिन राजनीति बड़ा अजीब खेल है। यही वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं आज जो कांग्रेस को एक लेसन दे रहे हैं कि हुड्डा साहब को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी राज्यसभा की एक सीट कम हो जाएगी। जब जींद का बाई इलेक्शन आया था, जेजेपी का नया गठन हुआ था और उधर से डॉक्टर मिड्ढा जी बीजेपी में शामिल हो गए थे इनेलो छोड़ करके, उनका परिवार जो था, इनेलो से पहले उसके पिताजी विधायक थे, जो ही वो बीजेपी के अंदर आए, उधर से दिग्विजय ने चुनाव लड़ा। उस टाइम पे रणदीप सिंह सुरजेवाला को एमएलए होते हुए एमएलए का चुनाव लड़वाया गया जींद से। वो कैथल से सीटिंग एमएलए थे। क्या उस समय कांग्रेस हाईकमान ने ये नहीं सोचा कि एक एमएलए को आप एमएलए का चुनाव लड़वा रहे हो, ये ठीक है या गलत है? क्या उनका जो राजनीति की जागरूकता थी, क्या वो विचार रणदीप सिंह सुरजेवाला के उस समय कहाँ चले गए थे? ये तो अपने ऊपर जब बात आती है तो बात को घुमा देते हैं, दूसरे के ऊपर आती है तो उसको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये पार्टियों का बड़े लेवल का खेल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है, अगर कांग्रेस यहाँ रिपीट सत्ता में आ जाती है तो राज्यसभा की सीट आगे जितनी खाली होंगी इन्हीं के मेंबर न बन के जाएंगे यहाँ से। अगर बीजेपी की आ गई तो फिर एक का करेंगे क्या, 2-2.5 साल का समय बचा है, फिर बीजेपी भेज लेगी। तो इससे कुछ ना कुछ दबाव तो बना पाएंगे, क्योंकि अगर राज्यसभा की सिचुएशन देखें तो 29 सांसद कांग्रेस के पास हैं, और तो इसको लेकर थोड़ा बहुत तो दबाव, एक सवालिया निशान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थोड़ा तो बैक होना पड़ा होगा। क्या राठी साहब, अगर उस वक्त कुमारी शैलजा को अगर राज्यसभा में भेज दिया जाता तो ना ये गुट पनपता और शायद इतनी दिक्कत टिकट बंटवारे में फिर नहीं होने वाली थी, ये मानेंगे आप? गुट तो जरूर पनपता, ठीक है, हो सकता है कुमारी शैलजा उस गुट का हिस्सा ना होती, ठीक है, सिर्फ ये हो सकता था। लेकिन एमपी का चुनाव अगर आता तो ये चर्चाएं कुमारी शैलजा के ऊपर भी चलती कि आप अम्बाड़ा लड़िए या सिरसा लड़िए, क्योंकि परंपरागत दोनों सीटों के ऊपर उनका अपना एक वर्चस्व रहा है। लेकिन उस समय वो कहती है फलां आदमी को टिकट दे दीजिए। लेकिन यहाँ रोहतक एक गढ़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का माना जा रहा है, जिसको दूसरे आदमी को तो टिकट का नाम सजेशन करेंगे नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो सीधी सी बात है फिर कलोई की विधानसभा सीट खाली होगी। फिर आगे 6 महीने बाद फिर ये विधानसभा का कलोई से लड़ेंगे तो लोग कहेंगे अब ये एमपी की खाली हो जाएगी। रणनीति कमी तो है ना, थोड़ी बहुत रणनीतियों। देखो समय का फेर है ये। इस प्रकार के अतीत में बहुत बड़े बड़े फैसले होते रहे हैं, लेकिन भाजपा इन फैसलों को मानती नहीं है। वो दमदारी के फैसले लेती है, जैसा लेके दिखाया, सीएम बदल दिया, जो एमएलए भी नहीं था उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जो सेंटर में मंत्री था उनको एमएलए का चुनाव लड़वा दिया, जिसको अग्रिम पिछली पंक्ति में जो लोग बैठे थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस चीज़ में भाजपा जिस मजबूती से फैसले लेती है, कांग्रेस पार्टी को इसी प्रकार से फैसले लेने पड़ेंगे। पार्टी को अगर उठाना है, पार्टी के ग्राफ को बढ़ाना है, अगर विनिंग पोजीशन में लाना है, सुनहरा अवसर है। किसान आंदोलन का जो गुस्सा था आज किसानों का फूट के आ रहा है। नौजवानों का अग्निवीर जैसी जो मुद्दे थे उनको लेकर के नौजवान भी आज भाजपा से नाराज है। लेकिन टिकट वितरण में देरी और अच्छे प्रत्याशियों को अगर ये टिकट नहीं देंगे तो कांग्रेस इस मौके को अपने हाथ से गवा देगी। अरविंद शर्मा कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने एक सेट किया था, एक चीज, एक प्रचार कि चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा अरविंद शर्मा के बीच में होना चाहिए, वो बिल्कुल सेट हुआ। चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, वो चुनाव बिल्कुल सेट हुआ। कुछ कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी भी है राठी साहब, और कुछ ना कुछ अरविंद शर्मा भी इस जुगत में है कि चुनाव को दूसरे एजेंडे पर सेट किया जाए, ऐसा चल रहा है। मानते हैं आप इस बात को? ऐसा तो भारतीय तो कोशिश करेंगे अरविंद शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप भाषण सुनो, जिस भी रैली में वो जाते हैं या जिस गांव में वो प्रचार के लिए जाते हैं, उनका सीधा सा इशारा है कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाए जी। और मोदी का महिमा मंडन होता है, उनका गुणगान होता है, जो उन्होंने
फैसले लिए हैं बड़े बड़े, उन फैसलों का वर्णन किया जाता है। ना बेरोजगारी का मुद्दा उनसे गौण होता है। हरियाणा जिस तरह से बेरोजगारी में पिछड़ा, जिस तरह से अरविंद शर्मा जी का रिपोर्ट कार्ड जो दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट सांसद निधि जो था वो बांट नहीं पाए और पूरा पैसा भी वहाँ से ना ला पाए, इन चीज़ों का जिक्र होता ही नहीं है। भाजपा का तो सीधा सा है कि मोदी के नाम पे वोट मिलेंगी पार्लियामेंट की, पिछले चुनाव की तरह से, तो उस चीज़ को घुमाएंगे। और कांग्रेस का प्रयास ये है कि स्थानीय जो एमपी यहाँ से रहे कि उसकी और दीपेंद्र हुड्डा जी की तुलना की जाए। और अरविंद शर्मा वैसे तो कलाकार आदमी है राठी साहब, जो कल चुनावी कार्यालय है अपने जिले सिंह सैनी जी बयान दे रहे थे, अरविंद शर्मा के असामाजिक तत्वों ने हमारे पोस्टर फाड़ दिए, जबकि केंद्र में सरकार, उनकी प्रशासन व्यवस्था उनके हाथ में, लेकिन सवालिया निशान है वो किसके ऊपर मतलब उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कई चीजें तस्दीक करती हैं कि वो लगातार विकास के मुद्दे से इतर है वो करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कैसे चुनाव है अपना मैनेज करना होगा कि चुनाव दूसरे मुद्दों की बजाय, जातिगत मुद्दों की बजाय विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या सलाह आपकी रहेगी? देखो ना, तो ये हमारी सलाह माने जी, उनके पास तो हमारे से कई कई हजार गुना दिमाग वाले लोग बैठे हैं जो उनको गाइड करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि एक अनपढ़ आदमी भी कई बार ज्ञान की बात कह देता है। हाँ। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रकार का अपना कैंपेन चला हुआ है, उनके समय के जो विकास के कार्य उन्होंने रोहतक पार्लियामेंट के अंदर करवाए हैं, वो उन्हीं को सबसे बड़ा मुद्दा बना करके चल रहे हैं। और उनका आखिरी तक चुनाव अगर इसी मुद्दे पर रहेगा तो सफलता की तरफ उनके कदम जो है वो बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर कहीं जो बचकाने बयान एक दो नेताओं के जो आ जाते हैं, उनसे बचना होगा और उन नेताओं को कहीं न कहीं ये इशारा देना होगा कि कोई भी स्टेटमेंट मंच के अंदर कोई भाषणबाजी अगर होती है, थोड़ा सा मर्यादा जो सीमा है शब्दों की कि उसको बांध करके रखा जाए। और ऐसा कल की रैली से पहले एक बड़ी चिंता कांग्रेस के नेताओं के अंदर ये चर्चा का विषय रही कि कोई हमारा कार्यकर्ता मंच से इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना करे, और उससे कल नेता बचते भी नजर आए। और उस आधार पर दीपेंद्र हुड्डा जी का जो कैंपेन है, जो विकास उन्होंने अपना किया है, जो बेरोजगारी की दर आज हरियाणा की है, जो महंगाई की मार है, उनके ऊपर वो अपना फोकस रख रहे हैं और यही उनका जो सफलता का मंत्र रहने वाला है। लेकिन बचकाने बयानों से बचना पड़ेगा कांग्रेस नेताओं को। कांग्रेस की जज्जर की तो लगभग रैलियां हैं, वो आप देख ही चुके हो, और उन पे कुछ बोलते हैं तो कहेंगे कि बोलता है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब नायब सिंह सैनी की भी जज्जर रैलियों की वो तैयारी है राठी साहब, अब शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अगर भाजपा अगर रैली अच्छी कर गई तो क्या निश्चित तौर पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएगी जज्जर जिले में? देखो, रैलियों का महत्व तो जरूर है। हाँ। लेकिन वो महत्व कम हुआ है जी। पहले एक जमाना ऐसा था जब रैली में आम जनमानस अपने साधन से, खासकर ट्रैक्टर ट्रॉली से रैली के अंदर जाता था, या लोग साइकिल पे जाते थे, पैदल भी जत्थे जाते थे। लेकिन आज मॉडर्न युग है, ट्रकों में भी भीड़ हमने देखी है जी। बाद में ट्रक का जब युग आया, फिर टाटा 407 का युग आया, अब ऐसी गाड़ियों में लोग जाते हैं। गाड़ियां ज़्यादा होती हैं, लोग कम होते हैं। एक गाड़ी के अंदर 4 से या 5 लोग बैठ सकते हैं, और रैली में जाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि समय इतना बदला है कि जब पहले किसी का अगर बारात का न्योता आता था तो 10 दिन पहले इतना खुश हो जाता था कि मैं बारात में जाऊंगा, लेकिन आज मैं बारात में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसी प्रकार से रैलियों में जो लोग अपने मन से नहीं जाते, वो अपने, अगर कोई लोकल लीडर परिवार में है, रिश्तेदारी में है, गांव का है, गवांड का है, उसकी लिहाज शर्म से रैलियों के अंदर जाते हैं। चलो यार, फलाने ने तेरी ड्यूटी लगा दी, तेरे को बोल दिया कि चलो। दूसरा ऐसा युग आ गया, जैसे क्रिकेट के मैदान में लोग क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ फोन पे देखते हैं कि चौका लगा है कि छक्का लगा है कि कौन आउट हुआ है, सिंगल आया है, बैठे क्रिकेट के मैदान में। युग आ गया मतलब। और वही काम रैलियों के अंदर भी होने लग गया। लोग रैली में बैठे हैं, लेकिन 50% भीड़ को आप देखोगे ना तो वो फोन पे कोई गेम खेलता नजर आता है, या कोई किसी दूसरे स्थान की रैली को लाइव देखता नजर आता है, कोई अपना जो है और किसी की वीडियो निकाल करके देखता है। रैलियों के अंदर जाने की वो उत्सुकता नहीं रही, ना इसका बड़ा सा कोई पैमाना रहा। और अब जो समय वो काम का समय है, फसल कटाई का समय हर वर्ग का चला हुआ है, किसान है चाहे मजदूर है, वो अपना साल भर का अनाज जो है ना, पता है उसको कि फसल पक करके आई है, तो इसके ऊपर उसका विशेष ध्यान रहता है। तो भीड़ जिस प्रकार की रैलियों के अंदर आती है वो कम ही आएगी। राजस्थान में जोश बेहद रहता है राठी साहब, आज भी राजस्थान में उत्सव की तरह मनाया जाता है।
राजस्थान में तो नाच गाना होता है पूरा नामांकन में, रैली जब होती है। पहले यहाँ भी होता था। यहाँ के लोग थोड़े से हम दिल्ली के साथ लगते हैं, एनसीआर में पढ़ते हैं, थोड़ी सी जागरूकता यहाँ के लोगों में ज्यादा आ गई। धीरे धीरे वो लोग भी समझने लग जाएंगे। सबको ये पता है कि राजनीतिक दल और नेता जो आते हैं 5 साल में एक बार ये उत्सव आता है। उत्सव तो है ही ये, और प्रजातंत्र में जो अधिकार हर आदमी को मिला है, ये सबसे बड़ा अधिकार है कि जिसके बटन दबाने से या वोट का ठप्पा लगाने से देश की, प्रदेश की नहीं, देश की भी बल्कि सत्ताएं जो है ना बदलती हैं। पावर तो बहुत है, एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और आदमी ने वोटिंग में भाग लेना चाहिए। लेकिन रैलियों से हरियाणा का आदमी जो है वो विमुख होता चला गया। घर घर हर गांव में राजनीतिक आदमी पैदा हो गए, चाहे इंडिपेंडेंट हो गए, कोई किसी पार्टी से जुड़ गया, कोई किसी से जुड़ गया, और किसी की रैली आप करके देख लो। पॉपुलेशन इतनी हमारे देश की हो गई है, अगर कोई वो कहते हैं ना कि नाग दिखाने वाला आ जाए ना, बीन बजाएगा, सबको पता है इसके पास सांप है, नाग है, उसके पास भी 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन रैलियों में लोग इतना जाना पसंद नहीं करते, वैसे बैठ करके गप्पे लगाना लोग पसंद करने लग गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राठ साहब। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट है वो फिर से एक बार है वो डिले हो गई है, और अब कहा जा रहा है 2-3 दिन में अंतिम मुहर है वो लग जाएगी। तो ये कई सारी बातों पर चर्चा की हैं, जो कुमारी शैलजा हुए, रणदीप सिंह सुरजेवाला हुए, किरण चौधरी हुए और हुड्डा साहब हुए, आखिर किन मुद्दों पर है वो असहमति है वो बन रही है। और इन तमाम बातों पर भी चर्चा की है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर राज्यसभा नहीं जाते तो क्या समीकरण होता, और अब उस गुट ने ये कहा है कि राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। तो राठी साहब ने बड़े अच्छे से समझाया है कि ये सिचुएशन अगर कुमारी शैलजा उस दौरान जा रही होती तो तब भी हो सकती थी। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से गए हुए हैं, अगर वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो ये स्थिति है वो तब भी हो सकती थी। कांग्रेस में ये चीज़ें हैं वो चलती रहती है, और जितना प्रदेश स्तरीय नेताओं को पता होता है आला कमान पे कैसे दबाव बनाना है, तो कांग्रेस आला कमान भी इस मुद्दों को लेकर अनुभव में रही है, क्योंकि जिस भी राज्य की ये बात होती है तो आला कमान के पास ये मुद्दे पहुंचते हैं, वो भी अनुभवी हैं। तो अब 2-3 दिन के बाद है वो चीज़ फाइनल हो जाएगी। और कुरुक्षेत्र का चुनाव बड़ा रोचक है, वो हो चला है, वो भी राठी साहब ने खुल के है अपने दर्शकों को वो बताया है। आप 90 डिग्री देखते रहिए। शुक्रिया।